हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जो स्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2025 का जो इम्पोर्टेंट बजट 1 फरवरी 2025 निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया गया था, उसकी विशेषताएं और उससे प्रमुख बनने वाली जो एमसीक्यूज है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी विशेषताएं एक बार पहले देख लेते हैं। तो वित्तीय बजट कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 को पेश किया था। इस बार प्रस्तुत बजट 2025 का कुल आकार यानी कि जो बजट की वैल्यू इस बार रही है वो 50.65 लाख करोड़ की रही है, यानी कि बजट काफी ज्यादा था। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया लगातार 8वीं बार बजट है, यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस बजट को लगा करके कुल अपने करियर में 8वीं बार बजट पेश किया है। इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अंतरिम बजट, तो एक अंतरिम बजट इससे पहले और 6 पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किए थे। केंद्रीय बजट में वर्णित विकसित भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन हैं। सबसे पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई और इसके बाद में है निवेश और निर्यात। आयात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इसके बाद में फार्मिंग। ये 3 चीजें बजट में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला पॉइंट देखिएगा, बजट में कुल राजस्व की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 34,20,409 करोड़ रुपए होगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा भी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को किया जाने वाला आवंटन 14.22 करोड़ रुपए का होगा सभी राज्यों के लिए। 2024-25 की बात करें, राज्य कोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का, राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहा है? 4.4% रहने का अनुमान रहेगा, इस बजट में रहेगा। राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितने परसेंट कम रहेगा? 4.4% रहने का अनुमान होगा। 2025 के अनुसार राज्य कोषीय घाटा, जो राज्य कोषीय घाटा होगा वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इस चीज को देख लीजिएगा। चलिए अगली देखिए, अब यहाँ से हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हर एग्जाम्स में बनेंगे ही बनेंगे। नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्मला सीतारमण ने पेश किया। भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अगला पॉइंट देखिएगा, निर्मला सीतारमण 8वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। भारत की ऐसी पहली वित्त मंत्री जिन्होंने 8वीं बार लगातार बजट पेश किया, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार लगातार बजट पेश किया। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई, 10 बार बजट इन्होंने पेश किया। पहली महिला ऐसी वित्त मंत्री है जिन्होंने 8वीं बार किया, लेकिन सर्वाधिक किसने किया? मोरारजी देसाई, कांग्रेस के थे। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। सबसे पहला बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947। किसने किया? आर के सन्मुखम शेट्टी ने। हालांकि इन्होंने सबसे सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और इस टैक्स में लगाया गया था, और इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। चलिए दूसरा एमसीक्यू देखिएगा, निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025 को पेश किया? बजट 2025 का थीम क्या है? तो थीम दोस्तों रहेगा सबका विकास। इस वाली बजट 2025 के बजट का थीम क्या है? सबका विकास, यानी कि सभी का डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सबका विकास इसका थीम है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास कितने इंजन पहचाने गए हैं? विकास के कितने इंजन को पहचाना गया है, इस चीज को आप बताना है। 4 इंजन कौन कौन से, मैंने अभी आपको बताया था। इस बार की थीम में विकास के कितने इंजन रहेंगे? 4 इंजन रहेंगे, ठीक है। यानी कि इस बार की बजट की जो मुख्य टर्मिनोलॉजी रहेगी, जो मुख्य चीजें रहेंगी, वो 4 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। चलिए, और वो चारों की चारों चीजें यहाँ पर मैंने लिख भी दी हैं, कौन कौन सी? एग्रीकल्चर यानी कि खेती, एमएसएमई, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। ये 4 चीजें रहेंगी। चलिए अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी कि ज्ञान, ध्यान में रखिएगा।
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? ज्ञान, ज्ञान। जी फॉर गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और नारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखिएगा, इस बार यूनियन बजट में सबसे ज्यादा विकास किस पर केंद्रित किया गया है? तो इन्हीं 4 लोगों पर विकास केंद्रित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए इस बार बजट का ज्ञान पर केंद्रित किया है। ज्ञान का मतलब मैंने अभी आपको बताया। इन चारों लोगों पर। ज्ञान का अर्थ क्या है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ठीक है, इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापकों क्षेत्र पर, जैसे गरीब, युवाओं, किसान, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना? चलिए अगला। पांचवा एमसीक्यूज है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंकित किया गया है? व्यय मतलब खर्चा। कुल कितना खर्च जो है केंद्रीय बजट 2025 में किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। आप ये आंकड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, आंकड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना आंकड़ा जो है वो इस बार पूरे बजट में खर्च किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इस बार की बजट की वैल्यू टोटल कितनी होगी? तो वो ये वैल्यू होगी। कहाँ पर है? ये वैल्यू आपकी होगी। आप एक बार इसको गौर से देख लीजिएगा। अगला देखिएगा। इसके बाद अब देखिए, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ करके अगर हम बात करें तो वो 34.9496 लाख करोड़ रुपए होंगी। कुल व्यय की अगर बात करें तो व्यय मैंने आपको अभी बताया। अगर शुद्ध कर प्राप्ति करें कि इस बार कर कितना शुद्ध प्राप्त होगा, तो 28.37 लाख करोड़ रुपए का कर है। सकल बाजार उधार की अगर बात करें तो 14.82 लाख करोड़ का सकल बाजार उधार होगा। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 11.21 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि जीडीपी का 3.1% रहेगा क्या? पूंजीगत व्यय, है ना? पूंजीगत व्यय खर्च। ठीक है, टोटल जीडीपी का 3.1% इस बार रहने वाला है। चलिए छठवां एमसीक्यू देखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुमानित राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहेगा? मैंने अभी आपको बताया था, वो जीडीपी का 4.4% रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर स्टार बना लो। ये हर क्वेश्चन, हर जो एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इस बार अनुमानित राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना होगा? 4.4% होगा। चलिए अब हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य कोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में यह घाटा जीडीपी का 4.8% था। ठीक है, राज्य कोषीय घाटा होता क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य कोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। यानी कि कुल आय से कुल व्यय अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं कि उसमें क्या लग गया? राज्य कोषीय घाटा हो गया। ठीक है, यानी सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्च होता है तो सरकार को उस अंतर को पूरा करने के लिए ऋण या उधारी लेनी पड़ती है। यह अंतर ही राज्य कोषीय घाटा कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये बजट भारत का आने वाला है 2025 का बजट जो आया है, ये बजट लास्ट साल तक जब एंड होगा, दिसंबर आएगा इस साल का, तब हम लोग फायदे में नहीं घाटे में होंगे। यानी कि हमें पैसा लेना पड़ेगा किससे? आईएमएफ से पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनुमानित 4.4% का घाटा लगने वाला है जीडीपी का। तो ध्यान में रखो, हम लोग नुकसान में जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में एक साल के दौरान बनी सभी चीजों सेवाओं की कुल कीमत होती है। देश के अंदर कितना भी लेन देन हुआ है, देश के अंदर कितनी चीजें प्रोडक्ट हुई है, बनी है, उन सभी की वैल्यू, यानी देश के अंदर जितना भी कृषि इत्यादि सारे डिपार्टमेंट से जितना भी पैसा आता है उस सभी पैसे को जोड़ करके जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। कि हमारे भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना हमने उत्पाद किया है, कितना आयात किया है, कितना निर्यात कर दिया। इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद में जो पैसा लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है। चलिए अगली एमसीक्यूज देखिए। केंद्रीय बजट 2024-25 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ने के लिए 100 जिलों में से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? सब्जी और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 जिलों में एक योजना स्टार्ट की जाएगी। उस योजना का नाम आपको बताना है कि वो कौन सी योजना है। तो उस योजना का नाम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वां बिल्कुल करेक्ट होगा। धन और धान्य की योजना ये दोस्तों रहेगी, है ना? हरित क्रांति मिशन होगा, धन और धान्य की योजना, प्रधानमंत्री धन और धान्य योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना होगी। चलिए अगला देखिएगा। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल संघनता और औसत से कम ऋणों मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना से कितने किसानों को लाभ मिलेगा? 1.7 सीआर यानी कि करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, ध्यान में रखिए। अगला एमसीक्यूज है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? रक्षा रक्षा के माने अपनी आर्मी को कितना बजट दिया गया है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपनी आर्मी को यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना बजट अपनी आर्मी को दिया गया है। आप इस आंकड़ा को देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्मी के लिए इस बार काफी बजट रखा गया है। काफी ठीक-ठाक सा बजट है, पिछली बार से ज़्यादा बजट है। चलिए, अब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इस बजट में कुल इतने करोड़ रुपए पूंजीगत किया गया है, किसके लिए? आर्मी राजस्व के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें करोड़ रुपए पेंशन पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो करोड़ रुपए की राशि आपको दिख रही है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेंशन 1,60,795 करोड़ रुपए ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन में जाएंगे। रक्षा बजट में डीआरडीओ के लिए 26,717 करोड़ रुपए, भारतीय तटरक्षा बल के लिए 9,667 करोड़ रुपए, सीमा संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बीआरओ के नाम से जानते हैं, उसके लिए 7,146 करोड़ रुपए, पूर्व सैनिक कल्याण योजना के लिए 8,313 करोड़ रुपए, अखिल भारतीय उपस्थिति वाले यानी कि एनसीसी के लिए 2,900 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है इस बजट में, ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिएगा, 9वां एमसीक्यूज है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना घोषणा की गई है? तो ये बिहार पर बनेगा एक बोर्ड, कौन सा? मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना एक तरीके का ड्राई फ्रूट्स होता है, इसका बोर्ड बनेगा कहाँ पर? बिहार में बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिएगा। 10वां है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट यानी केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई? पहले सीमा कितनी थी? 3 लाख थी। जो अगर कोई किसान है, मछुआरा है, डेयरी है, किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन है, 3 लाख पहले मिलता था। अब बढ़ा दिया गया है कितना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 लाख बढ़ा दिया गया है ना? अभी बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 5 लाख यानी कि 2 लाख और बढ़ा दी गई। 2 लाख बढ़ा करके अब 5 लाख कर दी गई है। अगर कोई किसान वगैरह ये सब है, तो ये किसान क्रेडिट से 5 लाख रुपए ले सकते हैं। अब पहले 3 लाख था, अब 5 लाख उठा सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन राज्यों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रिटेशनशिप एवं मैनेजमेंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई? किस राज्य में की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रिटेशनशिप? तो आपको बताना है, 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बिहार एक ऐसा राज्य होगा जिसमें क्या बनेगा? फूड ऑफ नेशनल फूड ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर होगी? वो 2025 में बिहार में की जाएगी, इस बजट में बताया गया है। टोटल कितने रुपए? 2025 में आपको बताया, ठीक है। चलिए 12वां एमसीक्यू देखिए, वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.7 लाख ट्रिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि एक फैक्ट्री बनाई जाएगी, किसकी? यूरिया की। जो देश में किसानों को यूरिया की आपूर्ति होती है ना, कमी होती है, उसको बढ़ाने के लिए 12.7 लाख ट्रिलियन टन की क्षमता होगी। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? यूरिया आपूर्ति के लिए फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी? तो आपको बताना है बारहवें का, यानी कि ये बनाया जाएगा असम में। नाम रूप के असम, असम के नाम रूप में ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। वहां पर बनेगा असम में। असम में ये फैक्ट्री बनेगी और यहीं से पूरे देश में यूरिया की आपूर्ति को पूर्ति में बदला जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई? जो हमारी मातृभाषा उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई। इस योजना का नाम आपको बताना है कि वो कौन सी योजना है। तो वो है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना नाम की एक योजना लगाई गई है। इस योजना से जो छात्र हैं
उनके बीच में अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों, नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं स्थापित की गई हैं? जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें भी एक एआई टेक्नोलॉजी, एक अच्छा वैज्ञानिक सोच है, एक अच्छी जो अभी जो समय की माँग है, टेक्नोलॉजी की माँग है, वो सारी चीज़ें वो स्टूडेंट सीख पाएँ, उसके लिए एक योजना जो है लॉन्च करी जाएगी। उस योजना का नाम क्या है आपको बताना है, तो वो होगी अटल कटरिंग प्रयोगशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अटल किटरिंग प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर सी। एक अटल किटरिंग प्रयोगशाला नाम से एक योजनाएँ लाई जाएँगी, एक है ना, एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उस प्रयोगशाला में जो 50,000 सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो वैज्ञानिक चीज़ों को सीख पाएँगे। तो ये कौन-सी प्रयोगशाला है? अटल कैटरिंग प्रयोगशाला। चलिए, 15वां देखिएगा। 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की गई है ना? यहाँ पर भी ध्यान दिया गया शिपिंग इंडस्ट्री पर, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बाद में कोस्टल डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के लिए एक घोषणा स्थापित की गई है, घोषणा घोषणा की गई है, चीजों की स्थापना करी गई, एक फंड की स्थापना करी गई। आपको बताना है कि वो कौन सा फंड है। 15वां क्वेश्चन है, वो होगा मरीन डेवलपमेंट फंड। ठीक है, मरीन डेवलपमेंट फंड, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमडीएफ। ठीक है, मरीन डेवलपमेंट फंड, इसकी स्थापना करी गई। इस फंड का प्रारंभिक कोष 25,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकार का भी योगदान रहने वाला है। कितना? 94% सरकार का योगदान रहेगा। चलिए, 16वां देखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए कितने फंड की घोषणा की गई है? जो रुका हुआ जो केंद्रीय आवास योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें जो फंड रुक गया, उस फंड को, रुके हुए फंड को भी जो निरंतर चालू करने के लिए किस फंड की स्थापना करी जाएगी, वो किस फंड की अभी घोषणा की गई है। 16वां प्रश्न आपको बताना है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है कि SWAMIH फंड, इसकी स्थापना करी जाएगी। रुके हुए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसकी जो योजनाएं रुक गई थी, उसको दोबारा से चालू किया जाएगा इस योजना के तहत। तो इसकी घोषणा की गई है बजट 2025 में। देखिए, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म ये आपके सामने है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रुकी हुई आवास योजनाओं में 1 लाख इकाई को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्व स्वहिक फंड की स्थापना की है, घोषणा की है। ठीक है, तो कितना बजट? 15,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर लगाया जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष यानी कि एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया है? 17वां प्रश्न आपको बताना है। तो ये 100% बढ़ा करके किया गया। ठीक है, पहले 74% था और अब इस योजना को 100% कर दिया गया। कौन सी योजना है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 18वां, केंद्रीय बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? आपको बताना है कि इन स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ा करके अब कितना किया गया है 18वां में? तो ये कर दिया गया है 75,000, यानी कि प्लस 25,000 इसमें और आप एड ऑन कर दीजिए। पहले 50,000 था, अब 75,000 हो गया, यानी कि इस बजट में जो है ना स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ाया गया। चलिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि होती है, जिसे करदाता की कुल आय से घटा दिया जाता है, ताकि उसकी कर योग्य आय कम हो जाए और उसे कम टैक्स देना पड़े। यह कटौती बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के मिलती है, यानी आपको कोई खर्च देखने की जरूरत नहीं, आपको कोई खर्च दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी को कहते हैं दोस्तों क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन टैक्स। चलिए, 19वां देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? यानी कि जो भी करदाता होगा, अगर उसकी इनकम सालाना 12 लाख रुपए है, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 0% टैक्स। और ये इस बजट की सबसे खास बात है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस बजट की सबसे खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर इस बजट का कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट,
यानी कि हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इस बार के बजट में कितने इनकम वाले लोगों को टैक्स फ्री किया गया है। तो 12 लाख की अगर सालाना किसी की इनकम है तो वो 0% टैक्स देगा। इस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख से कम आमदनी पर आय हटा दिया गया है। यानी कि आपकी 12 लाख अगर आमदनी है तो आपको टैक्स नहीं देना। वह वेतन प्राप्त करदाताओं को 75,000 का स्टैंडर्ड डिफिसिक्स मिलने के कारण उनके लिए ये सीमा 12.75 लाख तक पहुंच गई। अब अगर कोई वेतन है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसको 75,000 रुपए पे और टैक्स नहीं देना। यानी कि अगर उसकी बात करी जाए तो उसको टोटल 12.75 लाख रुपए तक का पहुंच जाएगा। इस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि आमदनी पर बेसिक छूट की सीमा 4 लाख है, जबकि उससे ऊपर सेक्शन 87 ए के तहत रिबेट को 25,000 से बढ़ा करके 60,000 करने तक के 12 तक आमदनी टैक्स को बाहर कर दिया गया। यानी कि इतना 25,000 पहले था और इसको 60,000 बढ़ा करके अभी जो 12 लाख तक की आमदनी जिसके पास है उसको इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। यानी कि उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं ये सभी बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए हैं और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, चलिए अगली चीज देखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में आय नई व्यक्तिगत आयकर यानी कि टैक्स पर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा आपको बताना है। कि अगर 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर टैक्स आप कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। 12 तक तो बिल्कुल फ्री, 12 तक तो आपको देने नहीं। लेकिन अगर 12 से 16 के बीच में आप कमाते हैं तब आपको कितना टैक्स देना होगा वो आपको बताना है। तो आपको 15% टैक्स सरकार को देना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 लाख तक आप बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही आप 12 की लिमिट क्रॉस करके और 12 और 16 लाख के बीच में आएंगे तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। यहाँ पर 15% का टैक्स आपको देना होगा। चलिए अगला देखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में किराए पर कटने वाले किराए पर काटने वाले अन्य स्रोत पर जो टीडीएस की सालाना सीमा होगी वो 2.40 लाख से बढ़कर कितना कर दिया। आपको बताना है कि टीडीएस को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया। सालाना टीडीएस को कितने परसेंट बढ़ाया ये आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है। तो इसको बढ़ा दिया गया दोस्तों 6 लाख। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। टीडीएस इस बार कितना बढ़ा है? 2.40 लाख, यानी कि 6 लाख को बढ़ा दिया गया। इतना बढ़ा करके अब 6 लाख कर दिया गया। ठीक है, चलिए 22 देखिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। अब आप आईटीआर अगर दाखिल करना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो अब उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया है वो आपको बताना है। 4 वर्ष बढ़ गया है। समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 4 वर्ष कर दिया गया। पहले कम थी, 2 वर्ष थी, अब 4 वर्ष यानी कि 2 इयर्स इसकी और बढ़ा दी गई है। किसकी? आईटीआर की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। ये हर एग्जाम में आएगा। आईटीआर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 इयर्स कर दिया गया, पहले 2 इयर्स थी। चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और योजना 2.0 योजना की कितनी राशि को आवंटन किया गया है। आंगनवाड़ी में कितना जो इस बार बजट है वो कितना आंगनवाड़ी को दिया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 21,960 करोड़ रुपए इस बार आंगनवाड़ी पे खर्च होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, ध्यान में रखना। 24वां देखिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है ना। कितने वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई? किसको? केंद्रीय जल जीवन मिशन को। अभी हर घर जल की योजना चल रही है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का विकास पहुंचाया जा रहा है। तो ये कब तक लॉन्च रहेगा? केंद्रीय जल विकास मिशन कब तक चलेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 2028 तक और चलेगा। अभी 2025 है, यानी कि 3 वर्ष अभी ये और चलेगा। 3 वर्ष के बाद में सरकार ये उम्मीद करेगी कि हर घर में जल पहुंच सकता है। हर घर में जल पहुंच चुका है। चलिए अब इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2028 तक शेष 4.33 करोड़ घरों को भी कवर कर लिया जाएगा। तो अभी कितने घर बचे? 4.33 करोड़ घर बचे हुए, जिसमें देश भर में 100% कवरेज सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, 2028 तक सरकार ये सोच थीम लेकर के चली है कि 100% घरों को हम कवर कर लेंगे, हर घर में जल पहुंच जाएगा।
जल जीवन मिशन की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। ध्यान में रखने का इम्पोर्टेंट है। कब की थी? 15 अगस्त 2019 को की थी। 25वां देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? अभी जो जल जीवन मिशन है, कुछ ही भाग अब इसका बचा हुआ है, लगभग अब हर घर में जल पहुंच चुका है। लेकिन इसके लिए भी कितनी जो बजट है, कितना बजट इसके लिए लाया गया है, कितने पैसे इसको दिए हैं जल जीवन मिशन योजना को, आपको बताना है। 67,000 करोड़ रुपए इसको दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जल जीवन मिशन के लिए सरकार इस बार 5 साल में कितने बजट फूकेगी, कितने रुपए खर्च करेगी? 67,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 25वां देखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एजुकेशन को कितने प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, एजुकेशन को कितने रुपए यहाँ पर बजट में दिए गए? 26वां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इतने रुपए जो आपको दिख रहे हैं, ये इतने करोड़ रुपए शिक्षा पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी का बजट बढ़ा है, हर डिपार्टमेंट पर बजट बढ़ा है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि शिक्षा का बजट इस बार घट चुका है। शिक्षा का बजट सरकार ने इस बार घटा दिया है, काफ़ी अफ़सोस की बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इस संख्या को, इस नंबर को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बड़ी संख्या है, अब देख लीजिएगा, आंकड़ा बैठा लीजिए। अब ज़रा देखते अब हम ज़रा एक बार इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। कि प्रमुख बुनियादी ढांचा एवं विकास आवंटन का वितरण कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को इस बार कितना बजट मिलेगा? ये आपके सामने है। इस बार इतने करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों को। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए ये बजट है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आपके सामने 98,311 करोड़ रुपए यहाँ पर है। शहरी विकास की बात करें तो 96,777 करोड़ रुपए यहाँ पर। परिवहन की बात करें तो यहाँ पर 5,48,649 करोड़ रुपए परिवहन पर खर्च किया जाएगा। चलिए 27वां देखिए, केंद्रीय बजट ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? पीएम ई ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव के लिए फ्यूल को खत्म करके अभी सारी दुनिया कहाँ पर भाग रही? इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भाग रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भाग रही। तो भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने रुपए खर्च करने के लिए यहाँ पर योजना बनाई है? 27वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10,900 करोड़ रुपए यहाँ पर ई व्हीकल के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ जानकारी भी ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से फैम सेकेंड योजना के लिए अंतर्गत 16.14 करोड़ 14.14 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता दी गई है। यह योजना शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाएगी। ठीक है, चलिए 28वां देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में ज्ञान भारतम मिशन की योजना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक योजना लाई गई ज्ञान भारतम मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि वो क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 1 करोड़ 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिपियां आपको सिखाई जाएंगी और दस्तावेजों को जिसको आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन, भारत के बारे में नई-नई चीजें आपको पढ़ने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए 28 प्रश्न नंबर देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ऑप्शन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? डीप ओशन मिशन यानी कि समुद्र मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए? 26वां प्रश्न, 600 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समुद्र की खोज के लिए डीप ओशन मिशन के लिए कितना खर्च किया गया? 600 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। ठीक है, डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब फैक्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस मिशन का उद्देश्य है समुद्री यान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना। भारत वर्ष 2025 में 500 मीटर गहराई तक और अगले वर्ष 6,000 मीटर गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी भेजेगा। मौसम का पूर्वानुमान को बेहतर कराने के लिए मौसम के लिए 129 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? किस राज्य पे स्थापित किया जाएगा? कौन सा हवाई अड्डा? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिए, स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 30वें का तो ये होगा बिहार में, यानी कि इस बार बिहार को काफी सौगात मिली है ना? और बिहार में सौगात मिलने का आपको कारण भी पता होगा। कौन कारण है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, है ना? गठबंधन की सरकार है,
नीतीश कुमार के हाथ में, इसलिए बिहार को इस बार बहुत अच्छी सौगात मिली है। चलिए, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।